अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है ईआर मॉडल्स को। ईआर मॉडल के बाद हमारी जो इन्हांसमेंट है ईआर मॉडल की, उसमें हम जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जनरलाइजेशन क्या है। किसी भी मॉडल को अगर हम जनरलाइज करते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें एक अकाउंट की, तो जनरलाइज हम कह देते हैं कि एक अकाउंट, तो उसको अगर हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं तो उसको डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के आगे टाइप्स हैं। हमारे पास अकाउंट्स जो है वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो जनरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि जनरलाइजेशन इज़ बॉटम अप अप्रोच इन विच tool or combine to form higher level entity. In generalization, the higher level entity can also combine with other lower entity to make further higher level entity. अब देखें कि हमारे पास जनरलाइजेशन की एग्जांपल जिस तरह से हमने अकाउंट्स के लिए है, तो ये टॉप पे है एक नोड, उसकी आगे सब नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स हैं। एक अकाउंट नोड है तो उसकी सब चाइल्ड नोड कौन सी बनेगी, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। It is more like superclass and subclass system, but the only difference is approach, which is bottom up. Entities are combined to form a more generalized entity. In other words, subclasses are combined to form a superclass. देखें कि हमारे पास जो सुपर क्लास है उसको अगर हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए तो हमारे पास सब क्लासेस बन जाती है, और सब क्लासेस को हम कंबाइन करें तो हमारे पास सुपर क्लास बन जाती है। इसको हमने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया है कि अकाउंट इज़ आ सेविंग, अकाउंट इज़ करंट। अब देखें कि अगर हम जनरलाइजेशन की तरफ जाएं तो हमारे जो नीचे सब नोड्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, बॉटम अप अप्रोच है। फॉर एग्जांपल, सेविंग एंड करंट अकाउंट टाइप एंटिटीज़ कैन बी जनरलाइज and entity with name account can be created with cover both. स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन के अंदर जिस तरह से एग्जांपल हमने ली कि अगर हम बॉटम अप जाएं तो वो हमारे पास जनरलाइजेशन है, अगर हम टॉप बॉटम है अप्रोच यूज़ करें तो वो कौन सी है, स्पेशलाइजेशन है। अब स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन इज़ अपोजिट टू जनरलाइजेशन। इसके अंदर कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है? टॉप डाउन, विच इज़ हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लेवल एंटिटीज़। अब देखें कि हमारे पास जो एक एंटिटी है उसको अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो वो क्या है, स्पेशलाइजेशन में है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें, एक स्टूडेंट है, जनरलाइज हमने कह दिया कि स्टूडेंट, अगर इसको हम स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाएं तो उसकी हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट है या करंट स्टूडेंट है। तो इसके लिए हमने कौन सी अप्रोच यूज़ किया है? टॉप डाउन अप्रोच यूज़ की है। अ हायर लेवल एंटिटी मे नॉट हैव एनी लोअर लेवल एंटिटी सेट इट्स पॉसिबल। एग्रीगेशन, हमारी जो एनहांसमेंट है ईआर मॉडल की, उसके अंदर जो फर्स्ट है वो जनरलाइजेशन है, सेकंड जो है वो स्पेशलाइजेशन है, थर्ड जो है एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी ट्रीट एज सिंगल एंटिटी। जब हमारे रिलेशन के अंदर दो एंटिटीज़ एज ए सिंगल एंटिटी काउंट हो रही हो तो वो क्या है, एग्रीगेशन है। अब देखें कि विजिटर रिक्वायर, जब विजिटर आता है तो हम देखें कि भी अगर इसके रिलेशनशिप की तरफ जाएं तो एक कोर्स है और एक सेंटर है। सेंटर और कोर्स का तो रिलेशन है, सेंटर ऑफर कोर्स, लेकिन विजिटर का इनके साथ रिलेशन क्या है कि भी उस कोर्स को विजिट कर सकता है। हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसकी वजह यह है कि हम इसको 3 लेवल में कन्वर्ट करते होते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस इज़ डिफाइंड एज द property of database management system that help the database schema at one level of database system without requiring to change the schema at the next higher level. अगर हम डाटा चेंज करना चाहें, ठीक है,
तो इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा चेंज करें या कोई 3 लेयर में से कोई एक लेयर चेंज करें तो हमारे दूसरी लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसा कि देखें, हमारे एक लेयर में यूज़र हैं, दूसरी में कॉन्सेप्चुअल, तीसरी में हमारे पास फिज़िकल डाटा है। अगर फिज़िकल डाटा चेंज कर दिया जाए तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह से अगर हम सर्वर चेंज कर दें, एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर से अगर हम ओरेकल पे शिफ्ट हो जाएं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। और अगर हमारे मिडल लेयर जो है, कंसेप्चुअल लेवल अगर हमारा चेंज हो जाए तो हमारा जो डाटा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो एसक्यूएल में है या ओरेकल में है। डाटा इंडिपेंडेंस हेल्प you to keep data separated from all programs that make use it. You can use this stored data for computing and representation. In many systems, data independence is essential function for component of system. Type of data independence, physical data independence and logical independence. इसको हम डिटेल में देखते हैं कि physical data independence क्या है और logical data independence क्या है। Level of databases. Before we learn data independence, a refresher on database levels important. Database has 3 level: physical या internal, conceptual और external level. अब देखें कि यह फिगर में हमने शो किया है कि 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल में हमने एक्सटर्नल लेआउट व्यू यूज़र्स को सेपरेट किया है। सेकेंड लेवल में हमने कंसेप्चुअल स्कीमा दिखाया है। थर्ड लेवल में क्या है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में डाटाबेस हमारी कौन सी है, कौन सी हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं और डाटा किस फॉर्मेट में हम स्टोर करा रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्कीमा एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्सटर्नल स्कीमा व्यू 1, व्यू 2। व्यू 1 में क्या है, कोर्स इन्फॉर्मेशन, कोर्स की आईडी इंटीजर में है, कोर्स का नेम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। व्यू 2 में स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसके स्टूडेंट्स की जो आईडी है वो इंटीजर होती है और नेम किस फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग में होता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर, नेम स्ट्रिंग और लॉगिन स्ट्रिंग, एज इंटीजर में। इसी तरह से कोर्स की अगर इंफॉर्मेशन को देखें तो कोर्स की जो आईडी है वो भी इंटीजर डेटा टाइप में है, कोर्स का जो नेम है वो स्ट्रिंग में है और उस क्रेडिट्स इंटीजर्स में है। इनरोल्ड आईडी इंटीजर में है और ग्रेड क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। फिजिकल डाटा में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डाटा है वो रिलेशन स्टोर्ड एज ए अनऑर्डर्ड फाइल और इंडेक्स ऑन फर्स्ट कॉलम ऑफ स्टूडेंट्स। इंडेक्स किस कॉलम पे होते हैं, फर्स्ट कॉलम पे, और जो हमारे रिलेशंस हैं वो स्टोर होती हैं अनऑर्डर्ड फाइल्स के अंदर। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? Physical data independence help you to separate conceptual level from the internal and physical level. It allow you to provide a logical description of the database without the need of specifying physical structure. Compared to logical independence, it is easy to achieve physical data independence. Physical independence क्या है कि अगर हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि किस फॉर्मेट में है, तो अगर हम उसका कंसेप्चुअल स्कीमा चेंज कर दें तो हमारा जो फिज़िकल डाटा है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसका फिज़िकल जो लोकेशन है उसको अगर हम चेंज कर दें तो हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। विद फिजिकल इंडिपेंडेंस यू कैन ईजिली चेंज द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर और डिवाइसेज विद एन इफेक्ट ऑन द कंसेप्चुअल स्कीमा। इसमें क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंस में you can easily change the physical storage structure या device with an effect on conceptual schema. Any change done would be absorbed by the mapping between conceptual and internal level. Physical data independence is achieved by presence of internal level of database and then transformation from the conceptual level of database to internal level. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? ड्यू टू फिजिकल इंडिपेंडेंस एनी ऑफ द बिलो चेंज विल नॉट इफेक्ट द कंसेप्चुअल लेयर। अगर हम अपने फिजिकल डाटा को चेंज कर दें, उसकी स्टोरेज को चेंज कर दें, सिस्टम को चेंज कर दें, तो हमारे जो मिडल लेयर है, कंसेप्चुअल लेयर है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूजिंग अ न्यू स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और ए मैग्नेटिक टेप
मॉडिफाई द फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक इन डेटाबेस स्विच टू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह से अगर हम अपने हार्ड ड्राइव को चेंज कर देते हैं मैग्नेटिक टेप में से हार्ड ड्राइव में, या उसको मॉडिफाई कर देते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन को, तो अगर हम एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक में स्विच करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर तो चेंज होगा लेकिन हमारा जो कंसेप्चुअल लेयर है, कंसेप्चुअल लेवल है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंजिंग द एक्सेस मेथड, हम जो डाटा के एक्सेस मेथड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाइंग इंडेक्सेस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में हम इंडेक्सिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंजेस टू कंप्रेशन टेक्निक और या हैशिंग एल्गोरिथम, इसके अंदर हम हैशिंग एल्गोरिथम या कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में। चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम सी ड्राइव टू डी ड्राइव, डेफिनेटली हम उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसकी लोकेशन को चेंज करने से हमारी जो मिडल लेयर है या फ्रंट लेयर है, यूज़र लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह से अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसकी फ़ाइल और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें या फिर उसकी लोकेशन को चेंज करें, तो क्या अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम अपने डेटाबेस को चेंज कर दें तो क्या हमारी जो लॉजिक है उसके ऊपर या फिर हमारे जो यूज़र इंटरफेस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे जो फिज़िकल डाटा है वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें फिज़िकल डाटा का लॉजिकल, अगर हमारे फिज़िकल डाटा जो जिस तरह से स्टोर हो रहा है, किस फाइल में किस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर हम उसका लॉजिकल जो लेयर है उसको अगर हम चेंज कर दें तो हमारे फिज़िकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम उसकी टेक्निक चेंज करते हैं तो हमारा जो इफेक्ट है वो एक्सटर्नल लेयर के ऊपर हो सकता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज एबिलिटी टू चेंज द conceptual scheme without changing external view, external API or program. Any change made will be absorbed by mapping between external and conceptual level. When compared to physical data independence, it is challenging to achieve logical data independence. Examples of changes under logical data independence. Due to logical independence, any of below change will not affect the external layer. अगर हम फिज़िकल जो डाटा है हमारा उसको अगर हम चेंज करें तो हमारी जो एक्सटर्नल लेयर है, यूज़र इंटरफेस है, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐड करें कोई डाटा या उसको मॉडिफाई कर दें, उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारी डाटाबेस है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, या फिर हम उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं, या फिर अगर उसको कोई मॉडिफाई कर देते हैं या हम डिलीट कर देते हैं, तो हम लॉजिकल के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। हमारी जो एक्सटर्नल लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। एंटिटी और रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल विदाउट रीराइट द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। मर्जिंग टू रिकॉर्ड इनटू वन, हम मर्ज कर सकते हैं दो रिकॉर्ड को एक रिकॉर्ड के तौर पे। जिस तरह से हम जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर, अगर हम टेबल एक स्टूडेंट्स की टेबल है और उसके एक कोर्सेज़ की टेबल है, कोर्सेज़ एलोकेशन के साथ अगर हमने फैच करना हो स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जॉइन यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ पे हमारा एक जगह पे हमारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, दूसरी टेबल में हमारे पास जो उनके कोर्सेज़ हैं, थर्ड टेबल हम बनाएंगे उसकी रिलेशनशिप की कि जो उसके कोर्स एलोकेट करने हैं। तो कोर्सेज़ एलोकेशन के दौरान अगर हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या उसके कोर्सेज़ का नेम, क्योंकि हमें जब भी हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? कीज़ यूज़ करते हैं। जो एक डेटाबेस की की होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी की होती है, जिसके ज़रिए हम आइडेंटिकल डाटा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर हम उसी डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाए तो उसका रिलेशनशिप जो स्टोर होगा वो तीसरी टेबल में जाके उसका रिलेशन होगा। उसके रिलेशन की भी टाइप्स हैं, वन टू वन रिलेशन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट्स की टेबल है,
और उसके कोर्स की एलोकेशन है। तो हम तीसरी टेबल के अंदर स्टूडेंट्स की आईडी और उधर से कोर्स की आईडी लेंगे, इनको हम स्टोर करा देंगे। अगर क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट्स की आईडी और स्टूडेंट्स कोर्स की आईडी है, अगर हम देखना चाहें कि स्टूडेंट्स जिनको, अब हम डिस्कस करते हैं कीज़ के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं कीज़। की क्या है कि की प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कीज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर कीज़ नहीं बनाई हमने, डिफ़ाइन नहीं की, तो हम अपने डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डाटा फ्रॉम द टेबल। अगर हमने अपने डाटाबेस के टेबल में से कोई रो या कोई रिकॉर्ड को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो उसके लिए हम की डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम स्टार्ट से लेके आ रहे हैं, एक स्टूडेंट्स की टेबल अगर हमने बनाई हुई है, उसमें अगर हमने किसी भी एक आइडेंटिकल स्टूडेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करना है, उसका रिकॉर्ड फाइंड करना है, उसकी फ़ी को देखना है या उसका अटेंडेंस को देखना, तो ये सारी चीज़ें हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? स्टूडेंट्स की जो आईडी होगी। अगर आईडी नहीं है, नेम के साथ अगर हम ऑपरेशन करें, तो नेम जो है बेसिकली एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सेम नेम हो सकता है। कीज़ को इस्तेमाल करते हैं किस लिए? कि हम डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल में रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। इट इज़ आल्सो यूज टू इस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एक डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया है, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसकी जो कीज़ हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हुए उन टेबल्स का रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने पहले देखी है कि एक स्टूडेंट्स की टेबल है और उसका जो एडमिशन हुआ है, अब एडमिशन स्टूडेंट्स की जो पर्सनल रिकॉर्ड होता है वो सेपरेट टेबल में होता है, जो उसका एडमिशन होता है वो एक सेपरेट टेबल में होता है। इनको हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप के तौर पे। अब देखें कि हमारे पास कीज़ कौन कौन सी हैं। सुपर की होती है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है और फॉरेन की होती है। प्राइमरी की क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिकल जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारी डेटाबेस के अंदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ये सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बेस के ऊपर हम रिकॉर्ड के ऊपर, स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक की प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उस प्राइमरी की एक टेबल की और हम रिलेशन बना रहे हैं किसी और टेबल के साथ, जब उस टेबल में ये प्राइमरी की जाएगी तो क्या बन जाएगी? फॉरेन की बन जाएगी। आगे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स जो डिफ़ाइन किए गए हैं वो है आईडी है, नेम है, एड्रेस है, कोर्स है। तो इसी तरह से पर्सन की अगर टेबल है, पर्सन के अंदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, एसएस सोशल सिक्योरिटी नंबर है। तो अब देखें जो स्टूडेंट है इसके अंदर अगर हम इसकी जो की है प्राइमरी की, नेम अगर सेलेक्ट कर दें तो एक टेबल में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो नेम है वो सेम हो सकते हैं। एड्रेस हम प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, कोर्स आईडी भी प्राइमरी की के तौर पे नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि एक से ज़्यादा कोर्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा जो कोर्स एक है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स एक टाइम में पढ़ रहे होंगे, तो इस वजह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एड्रेस जो है एड्रेस एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ही डेटाबेस के अंदर दो बहन भाई या भाई हैं तो उनका अगर रिकॉर्ड सेव किया हो तो एड्रेस भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रिकॉर्ड को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आईडी यूज़ करते हैं। तो पर्सन की जो हमारे पास टेबल है, पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट, ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट है। लाइसेंस नंबर या नेम है, सोशल। अब देखें कि जो लाइसेंस नंबर है या पासपोर्ट नंबर है या सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं हो सकते। तो इनमें से हम कोई भी उसकी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। कीज़ के अंदर हमारे पास जो
मेजर कीज़ हैं वो प्राइमरी है, कैंडिडेट है, सुपर और फॉरेन की है। सुपर की वो की है जिसके ज़रिए आप किसी भी डाटाबेस के रिकॉर्ड को फैच कर सकें, ठीक है। और प्राइमरी की कौन सी होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो रिकॉर्ड को। सुपर कीज़ में से अगर एक प्राइमरी की बन जाए और बाकी जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास कैंडिडेट कीज़ होंगी, जो एज ए प्राइमरी की तो सिलेक्ट नहीं हुई। कैंडिडेट कीज़ जिसमें डेटाबेस के अंदर हम उसके ज़रिए भी जिस तरह से प्रीवियस हमारे पास एग्जांपल है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इनके ज़रिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को कर सकते हैं। एक इनमें से प्राइमरी बनेगी और ये तीनों क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। फॉरेन की कौन सी है, जो एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हम दूसरी टेबल में जब यूज़ करेंगे तो वो रिलेशनशिप में क्या यूज़ होगी, एज ए फॉरेन की यूज़ हो जाएगी। इसी तरह से प्राइमरी की क्या है, इट इज़ द फर्स्ट की विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वन और ओनली वन इंस्टांस ऑफ entity uniquely. An entity can contain multiple keys as we saw in person table. Employee ID हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है, सोशल। इसमें से हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या किया, सेलेक्ट किया एज ए प्राइमरी की। कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट और या सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई और टपल्स। अब देखें कि हमने सोशल सिक्योरिटी नंबर है या पासपोर्ट नंबर है, हमने कहा कि ये कैंडिडेट कीज़ हैं, इनमें से एक प्राइमरी बनेगी और बाकी क्या हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं। इसमें देखें हमारे पास कैंडिडेट की का सेट है। एम्प्लॉय आईडी तो प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या हैं, कैंडिडेट की हैं। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक को डिस्कस करें।